नेहा बाथम। बहुत कम महिलाएं राजनीति में ऐसी हैं जिन्होंने अपने दम पर इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। अनुप्रिया पटेल जी उनमें से एक हैं। अपना दल की अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। लेकिन जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है, गठबंधन है, दरअसल सवाल बार बार ये उठता है कि क्या सारी नाराजगियां इस गठबंधन में आपके मंत्री बनने के साथ दूर हो गई हैं? नहीं, पहले तो ये प्रश्न कहाँ से उठता है कि हम मंत्री बनने या ना बनने के विषय पर कभी नाराज हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी भी ऐसा कोई भाव व्यक्त किया है। हाँ, ये जरूर है कि अपने मुद्दों के साथ और हमारी पार्टी के मूल्यों के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया है और कभी भी अपने सहयोगी दल के साथ कोई भी हमारा विषय रहा है तो वो हमारी पार्टी के अपने एजेंडा को लेकर ही रहा है। 2017 में 11 सीटों पर आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसमें से 9 सीटों पर दमदार जीत हासिल की। उसके बाद से अब तक का सफर काफी लंबा रहा है। ऐसे में कई बार राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं या फिर आपकी विचारधारा इस अलायंस के साथ एकदम परफेक्ट मैच हम माने? देखिए, विचारधारा का जहां तक प्रश्न है तो दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, दोनों की अपनी राजनीतिक चिंतन धाराएं हैं। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को लेकर हमारी पार्टी अपने गठन के समय से संघर्ष करती आई है। और रही बात गठबंधन में साथ रहने की, तो 3 चुनाव हम साथ में लड़ चुके हैं। चौथा चुनाव है जिसके लिए हमने मिल बैठ के समीकरण तय करने हैं साथ रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब तक के जो चुनावी परिणाम रहे हैं वो इतने सकारात्मक रहे हैं कि ये अपना दल और भाजपा का जो गठबंधन है, दरअसल यही समीकरण को लेकर ना अनुप्रिया जी बड़ी सुगबुगाहट होती है कि कितनी सीटें इस बार अनुप्रिया पटेल जी मांगेंगी, पिछली बार से ज्यादा मांगेंगी या कम पर बात तय हो जाएगी। क्या चल रहा है इस वक्त आपके इस अलायंस में, इस गठबंधन में? देखिए, सीटों का बंटवारा तो अंततः हमने करना ही है। हमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सीटें उनके पास रहेंगी, कुछ हमारे पास रहेंगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहां हम साथ में अपनी ऊर्जा को एक साथ लाके जीत सकते हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है और जब ये अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी, इसका कोई निष्कर्ष निकल आएगा तो आपको भी खबर मिली जाएगी। अनुप्रिया जी, क्योंकि आपने कहा कि जातिगत जनगणना का आप समर्थन करती हैं, जाति के आधार पर एक और कॉलम होना चाहिए जिसपे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन इससे केंद्र जो है वो पूरी तरीके से ये कहें कि जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है और आप उनके साथ अलायंस में हैं। ये विचारधारा आपकी दरअसल समाजवादी पार्टी की विचारधारा से थोड़ी मिलती है। उनका भी जातिगत जनगणना को लेकर है और क्योंकि आपकी माता जी जिनका अपना दल के है, तो कृष्णा पटेल जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों से जोड़कर देखा जाने लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मुख्य एक मांग है जातिगत जनगणना को लेकर, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी से मैच हो रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जातिगत जनगणना का जो विषय है वो व्यापक राष्ट्रहित का विषय है। तो इसमें एक दल को दूसरे दल से जोड़ने की बात कहाँ से आ रही है मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कमोवेश आप देखिए तो देश के अंदर आज जितने भी विभिन्न धाराओं वाले राजनीतिक दल हैं, सभी कमोवेश इसके पक्षधर हैं, क्योंकि 1931 के बाद हमारे देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। और राजनीति में भारतीय समाज के जातीय स्वरूप को आप अस्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज की संरचना का आधार ही जाति व्यवस्था है। तो चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे देश की अन्य पार्टियां हो, अगर जातीय जनगणना की बात खुलकर कह रही हैं तो ये देश की जरूरत है, समय की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा नहीं है, एक बड़ा वर्ग है जो इसके पक्ष में है। पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसके समर्थन में अपनी बात कह चुका है। तो मुझे लगता है कि इसके पक्ष में माहौल धीरे धीरे बन रहा है और समय के अनुरूप है, इसलिए कभी ना कभी तो ये होना ही है। कुछ देर पहले मंच पर राजभर जी आए थे। राजभर जी ने कहा कि सिर्फ एक के बाद एक लोगों पर ठप्पा लगाने का काम होगा, इससे ये देश हित में नहीं है, इससे जो जातियां हैं उनके भविष्य को लेकर कोई चिंतित नहीं है, सिर्फ उनको एक वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि जिस जाति को साधना है उस पर फोकस करो,
उसी क्षेत्र में जाओ और इसी के वोट अपने नाम करो। नहीं, राजभर जी क्या सोचते हैं ये उनका अपना मत है, लेकिन मेरी पार्टी का अपना विचार है कि देश के अंदर 1931 के बाद हम आज तक जातीय जनगणना नहीं कर पाए हैं और जाति से हम मुंह नहीं फेर सकते। हमें देश की जातीय व्यवस्था को समझते हुए देश के अंदर विभिन्न जातियों उपजातियों के जो सही प्रमाणिक आंकड़े हैं उनको जुटाना चाहिए और सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बड़े सटीक तरीके से जब हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े होंगे तो हम पहुंचाने में भी कामयाब होंगे। और मुझे इसलिए लगता है कि ये जरूरी है, इसे हमें करना चाहिए। पर आप कास्ट विद इन कास्ट की भी वकालत कर रही हैं। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर देश की सामाजिक संरचना की हकीकत किसी तथ्य में छिपी हुई है तो उससे हमें दूर नहीं भागना चाहिए। हमारे देश में कई हजार जातियां हैं, जातियों के अंदर उपजातियां भी हैं, तो हमें सच्चाई तो सामने लानी ही पड़ेगी और अगर हमारे देश की ये हकीकत है तो इसे जानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। 2017 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। योगी आदित्यनाथ के नाम पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी और साथ ही जो गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनको फायदा मिलेगा या फिर इसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्योंकि अब 5 साल का वक्त बीत चुका है, काम सबके सामने है। योगी जी ने क्या किया है विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, वो सब देख रही है जनता। तो इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इस आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए इसमें कोई संदेह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजग गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से 5 साल उनकी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस दी है और अपना रिपोर्ट कार्ड भी वो नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज राजग का चेहरा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ही है और मुझे लगता है कि 5 साल के जो विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश की रही उसका ब्यौरा लेकर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से मोहर तो जनता को ही लगानी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपना दल और भाजपा के गठबंधन को फिर से मौका मिलेगा और अब तो निषाद पार्टी भी हमारे साथ है। ये जो विकास के काम हो रहे हैं, शुरुआत करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अभी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, आने वाले वक्त में और भी कई सारी चीजें लाइन अप हैं। तो जो अलायंस वाली पार्टीज हैं, जो गठबंधन की पार्टियां जैसे आपकी पार्टी है, इन पार्टियों को इन सब कामों के ठप्पे से फायदा होता है क्या? देखिए ऐसा है, समाज के हर वर्ग के अंदर आकांक्षा है, अपेक्षाएं भी हैं विकास की और ऐसा नहीं है कि अपना दल का जो समर्थक वर्ग है वो विकास नहीं चाहता। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग ही विकास चाहता है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी विकास चाहता है। इसलिए विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को पहुंचता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है और निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन भी आता है क्योंकि आपका प्रदेश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता है और आम जनमानस के जीवन में, जीवन स्तर में इसका बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिलता है। तो विकास की अपेक्षा हर वर्ग की होती है और इससे लाभान्वित भी हर वर्ग होता है। निश्चित रूप से विकास के साथ साथ अगर आप बात करेंगी अपना दल की, मेरी पार्टी की, तो चूंकि हम समाज के दबे कुचले वर्ग की राजनीति करते हैं तो एक अपेक्षा यह भी रहती है कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो विषय समय समय पर आते हैं उनका सरकार निस्तारण भी करे, ये भी जरूरी होता है, ये अपेक्षा भी रहती है और इसके लिए हमने निरंतर आवाज भी उठाई है और सरकार के भीतर रह के बहुत सारे मसलों का समाधान भी करवाया है। चुनावी नतीजों को स्विंग करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां कितना अहम योगदान निभाती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस वक्त समाजवादी पार्टी इस मामले में सबसे आगे है। सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी की तौर पे भी उन्हें देखा जा रहा है। उनके पास महान दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, सबका समर्थन है जो कि मौर्य, कुशवाहा, राजभर, नोनिया, चौहान, ये तमाम कम्युनिटीज को साधती हैं। आपकी माताजी का भी दल उन्हीं के साथ है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस बार थोड़ी सी लड़ाई दिलचस्प भी हो गई है और कठिन भी हो गई है बीजेपी और साथी अलायंस के लिए? देखिए, लड़ाई तो दिलचस्प होनी भी चाहिए और हम तो दिलचस्प लड़ाई से दूर भी नहीं हट रहे हैं, दूर भी नहीं भाग रहे। हमें तो और मजा आने वाला है क्योंकि हमें लगता है कि हमने 5 साल जनता के बीच में बने रहकर उनके हितों के लिए लड़ाई भी लड़ी है और काम भी किया है। तो अब तो मैदान में असली लड़ाई का मजा आएगा क्योंकि उसके बाद जब हम जीतेंगे तो जीत का आनंद भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो मुझे किसी प्रकार का कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है कि जब आप अच्छा काम करने के बाद जनता के बीच में जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होता है
और आप जनता का सामना कर पाते हैं, आपके पास उनके प्रश्नों के जवाब होते हैं, आपके पास अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड होता है, तो जब इतना कुछ किया है तो डरना क्यों? डरना क्यों? और क्योंकि आपने जिक्र किया कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का अपना अहम योगदान है और लड़ाई दिलचस्प होनी भी चाहिए। एक लड़ाई आपके घर के भीतर भी है, वो विचारधारा की भी हो सकती है, वो आपके निजी जीवन की भी हो सकती है, जो आपकी माँ से और उनकी पार्टी से जुड़ी हुई है। अब देखिए, हाल फिलहाल जो है अखिलेश यादव ने अपने चाचा जी से दोबारा से हाथ मिला लिए हैं। उन्हें लगा कि इस चीज में फायदा है। क्या ऐसा आने वाले वक्त में हम अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच भी देख सकते हैं? देखिए, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहले तो जहां तक अपना दल के हमारे जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, उनकी बात है, तो पिछले 3 चुनाव जो हमने लड़े हैं, उन चुनाव के परिणाम इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि अपना दल का जो समर्थक है वो अनुप्रिया पटेल के साथ खड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये चुनावी परिणामों ने साबित किया है। रही बात माता जी की, मेरी माँ है, उनके प्रति हृदय में प्रेम भी है, सम्मान भी है, वो कभी कम हो नहीं सकता। माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है और मैंने प्रयास भी किया परिवार को एक करने का। मुझे लगता है कि किसी दबाव में अभी ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब ये दबाव आपने प्रयास तो किया, सफल क्यों नहीं हुआ? क्यों समाजवादी पार्टी के साथ चली गई? नहीं, लोकतंत्र में उनके अंदर भी तो मातृत्व का भाव जागता होगा ना। ऐसे आप कह रही हैं पूजनीय मेरी माँ, वो भी सोचती हैं अरे अनुप्रिया पटेल का मैं साथ दूं तो और ज्यादा अच्छा होगा, हमारी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। किसी भी हम पार्टी का समर्थन करें तो दोनों माँ बेटी साथ हो तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। ये थॉट तो उनके मन। फिर इसे पॉलिटिकली जोड़ दिया। मैंने फिर आपको बताया कि पॉलिटिकली अगर आप बात करेंगे तो अपना दल का जो वोटर है, जो काडर है, जो समर्थक है, 3 चुनाव के परिणाम इस बात को साबित कर चुके हैं कि पॉलिटिकली वो मेरे साथ खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ खड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन माँ है, माँ के प्रति मेरा आदर कभी कम हो नहीं सकता। वो किसी दबाव में है, मैं उसे नहीं कह सकती, लेकिन दबाव खत्म होगा तो माँ और बेटी में कोई अंतर कभी होता नहीं है। अनुप्रिया जी, परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगता होगा। ये बात कहीं ना कहीं आपके जो कैलिबर है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि उसमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की तमाम वो चीजें मौजूद हैं जो एक नेता में होनी चाहिए, लेकिन जब परिवारवाद की उंगलियां उठती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। वो कभी अनुप्रिया पटेल का हुआ? नहीं, ऐसा मुझे कभी ये प्रश्न मेरे सामने आया नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने इस पार्टी का गठन किया, यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने 1995 में, और 2009 में उनका दुखद निधन हुआ। लेकिन अपने परिवार में से किसी को वो कभी राजनीति में लाए नहीं, तो हमारा पार्टी से कभी कोई आमना सामना हुआ नहीं था। अचानक उनका देहांत हो गया और ऐसी परिस्थितियों में हमने स्वयं ये फैसला नहीं किया, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने ही मिलकर ये फैसला किया कि उनके परिवार से उनके संतान को आगे लाना है और पार्टी की बागडोर सौंपनी है। तो मैंने कोई पिता के जीवन काल में रहते हुए कभी पार्टी में प्रवेश नहीं किया, मेरे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं किया। अगर उनके जीवन काल में रहते हुए माते तो ये प्रश्न जरूर जायज था, लेकिन चूंकि उनके जाने के बाद पार्टी ने स्वयं ये निर्णय लिया, तो उसके बाद जब उन्होंने स्वयं मुझे कहा कि आप ये जिम्मेदारी लीजिए, तो मैंने ली। और मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन मैंने कोशिश की और ईश्वर का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि अपना दल की ये विकास यात्रा और ये राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ी है। अखिलेश जी इस गठबंधन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो ओबीसी को बरगला रही है, सही पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है ओबीसी को। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको यहाँ पर। अखिलेश जी पिछड़ों को बरगलाने की बात करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि नीट का जो हमारा एग्जामिनेशन है, उसमें एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं था। ये मसला मोदी सरकार के समय का नहीं है, ये मसला उससे पहले का है। और उस वक्त भी अखिलेश जी और उनकी पार्टी चाहती तो इस मसले का हल करवा सकती थी, क्योंकि आप कहते हैं, आप दावा करते हैं कि आप पिछड़ों की नुमाइंदगी करते हैं, तो तब क्या आप सामाजिक न्याय की या पिछड़ों के हिमायती होने की आप क्या प्रतीकात्मक राजनीति कर रहे थे? क्या आप तब सो रहे थे? इस मसले का हल अब हुआ है और मैं
आपसे ये बात कहना चाहती हूँ आपके इस मंच पे कि इस विषय को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया है, पूरी मजबूती के साथ उठाया है और इस मसले का पूरी संवेदनशीलता के साथ हल किया गया है। एक समय वो भी था इस देश के अंदर जब केंद्र की सरकारें इन्हीं पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले दलों की बैसाखियों पर टिकी थी। तब ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, कास्ट सेंसस भी करवा सकते थे, तब आपने इस मांग पर बल नहीं दिया। तो आज आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि पिछड़ों को बरगलाया जा रहा है, जबकि आज पिछड़ों के हित से जुड़े हुए तमाम ऐसे मसले हैं जिनके हल की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है इसी सरकार में, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में। क्या ये कार्य यूपीए सरकार के कार्यकाल में नहीं हो सकता था? तब जो पार्टियां उस वक्त संसद में पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का दावा करती थी, क्या इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास किए? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इतिहास में जाके अपने भी इतिहास को खंगालना चाहिए। हाल ही में एक झांसी में आपने रैली करी, वहां पर अपने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि चुनाव हमेशा सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ला जाना चाहिए, यानी कि विकास और जिस तरीके से न्याय नहीं मिलता है समाज के पिछड़े वर्गों को, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दे बैक बर्नर पर रह गए हैं और सारे मुद्दे जो हैं वो ज्यादा अहमियत रख रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 53-54% हमारे पिछड़ा वर्ग की आबादी है और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ा वर्ग बहुत निर्णायक है। कहने की बात यह है कि जब इतनी बड़ी आबादी है तो मसले भी कई होंगे, समय समय पर उनके हितों से जुड़े हुए कई मसले उठते रहते हैं। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कई महीनों से हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सब पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे छात्रों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि जो हमारे आरक्षण के नियम है उनका अनुपालन नहीं हुआ। हमने इस विषय को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा है, सरकार इसका समाधान निकालने में भी लगी हुई है और मैं पूरी तरीके से मुझे विश्वास है कि इस मसले का हल होगा। प्रधानमंत्री ने देखिए, ये मसला उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर का है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के अलावा हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी इस मसले को रखा है और हमें पूरा इस पे आश्वासन है कि इस मसले को हल करने में सरकार गंभीर है और इसका हल करेगी। तो मेरा ये कहना है, जो सवाल आपने उठाया कि विकास तो चाहिए, जो बात मैंने पहले कही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक दबे कुचले वर्ग के साथ कहीं इस प्रकार के मसले सामने आते हैं तो ये भी अपेक्षा होती है कि इन मसलों का भी हल होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मसलों को उठाने का काम निरंतर अपना दल करता रहता है। अनुप्रिया जी, हाल ही में हमने देखा कि कृषि कानून पर तीनों विधेयक को वापस ले लिया गया। जब इसे पारित किया गया था तब विरोध के स्वर उठे, उसके बाद एक लंबा चौड़ा 1 साल से ज्यादा का आंदोलन हमने देखा, उसके बाद सरकार को ये तीनों विधेयक वापस लेने पड़े। लेकिन अब किसानों का जो वोट बैंक है, एक बेहद अहम वोट बैंक जिस सभी अक्रॉस पार्टीज उसे माना जाता है, उसका झुकाव किस ओर देखती हैं अनुप्रिया पटेल? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम बहुमत की सरकारें भी बनाते हैं, उनके हाथों में ये हिम्मत भी देते हैं, ये ताकत भी देते हैं कि वो नए कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून जनता को अच्छा नहीं लगता है तो सरकारों को कानून वापस भी करने पड़ते हैं। कृषि कानूनों के पक्ष में और विपक्ष में हर किस्म की दलीलें सामने आई और निश्चित रूप से एक लंबा समय भी लगा, लेकिन अंततः मोदी जी की सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया, ये कहते हुए कि हमें लगा कि हम नहीं अपने किसान भाइयों के एक बड़े वर्ग को समझाने में कामयाब हो पाए। तो मुझे लगता है कि हमने लोकतंत्र के अंदर जो अपनी एक आस्था है उसको व्यक्त किया है। किसान हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं है, किसान अन्नदाता है और किसान की वजह से हम सब जीवित हैं और इसलिए हमारे किसान भाइयों के सामने हमेशा हम सिर झुकाते हैं। वो जहां भी जिसके साथ भी खड़े होंगे हम उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में तमाम योजनाएं किसानों के हित में चलाई गई हैं, जिसका एक उदाहरण पीएम किसान योजना भी है और ऐसा बहुत सारा काम जो मोदी जी की सरकार ने किया, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया से लेकर तमाम चीजें, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि किसानों के एक जीवन में परिवर्तन लाने की कम से कम हमने शुरुआत की है और किसान भाई जरूर हम सभी को हमारे इस गठबंधन मोदी जी ने अपना माफी समर्थन मांग ली, देंगे। उतना काफी था। नहीं, देखिए, यहाँ कोई हम अहम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
हमारा यही कहना है कि हमने प्रयास किया एक बदलाव लाने का। हमें लगा कि शायद जो हम कर रहे हैं उससे किसानों के जीवन आप में कुछ किसान बिल बेहतर के होगा। पक्ष में थी? हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि किसानों को जिन मुद्दों पर आपत्ति है उस पर हमें संवाद के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। संवाद हुआ भी, लेकिन रास्ते नहीं निकले, कानून वापस हो गया। मुझे लगता है इस मसले को और हमें घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों को समझाने में सरकार नाकामयाब रही, कानून वापस हो गए। मुद्दा वहीं पर थमा नहीं। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठने लगी। विपक्ष ने ये मांग अब संसद में भी उठाई, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन आए दिन होता रहता है, संसद स्थगित हो जाती है। क्या ये मांग जायज है? देखिए, लखीमपुर की जो घटना है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उस घटना में जो क्रूरता हमने देखी उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में ऐसी घटना हुई। साथ में हमें ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी ने कहा है कि ये पूरी घटना पूर्व नियोजित थी, यानी कि एसआईटी अपनी जांच ईमानदारी से कर रही है। तो हमें जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। जहां तक टेनी जी के इस्तीफे का सवाल है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि यदि इस जांच के माध्यम से सीधे तौर पर उनकी भूमिका इस घटना में सामने आती है तो ये मांग निश्चित रूप से जायज है। अनुप्रिया जी, अक्सर ये कहा जाता है कि गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं। कई बार उन मजबूरियों में दम घुटने लगता है। अनुप्रिया पटेल का किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बेचैनी हुई और रात में नींद उड़ गई? अनुप्रिया पटेल को अगर इतनी बेचैनी हुई होती तो अनुप्रिया पटेल अभी तक अपना रास्ता बदल चुकी होती। लेकिन हमने किया ये है कि जब भी कोई ऐसा मसला आया है सामने, हमने कभी भी हिचक नहीं की, बल्कि हमने पूरी मजबूती के साथ, चाहे सर्वदलीय बैठक हो, चाहे एनडीए की बैठक हो, चाहे हमारी व्यक्तिगत बातचीत हो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से, हमने बात को अपने मन में दबाकर नहीं रखा। हमने खुलकर उसे कहा। बहुत सारे मसलों के समाधान हुए, कुछ मसलों के बाकी हैं, वो भी होंगे। कांग्रेस एक नए नारे के साथ अनुप्रिया जी सामने आई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये जो लड़कियों वाला ये जो गेम कार्ड अब अचानक से कांग्रेस का सामने आया, इससे आपको लगता है उनका कुछ भला हो पाएगा? देखिए, लड़कियां इस देश में बहुत समय से लड़ रही है, कोई नई बात नहीं है। और फिर महिलाओं को आपको भागीदारी देनी है तो मुझे लगता है केवल उत्तर प्रदेश क्यों, अन्य राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, जहां जहां होने जा रहे हैं सब जगह इस फॉर्मूले को अपनाइए। मेरा ये कहना है कि बेटियां राजनीति में भागीदारी कर रही है और हर राजनीतिक दल उनकी भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण अचानक से चुनाव में हो गई कि अब केजरीवाल जी भी पंजाब में 1000 रुपए से महिलाओं को देंगे। अब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले दिल्ली में दे दीजिए, तो उन्होंने कहा वहां भी सोचेंगे, पहले पंजाब में दे देते हैं। देखिए, महिलाएं भी अब देश की बहुत जागरूक हो गई हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि कौन सी पार्टी उनके हित के लिए काम करने जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल भी ऐसा समझते हैं कि हम चुनाव में कोई उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा के उनका वोट ले सकते हैं, ऐसा अब संभव होने वाला नहीं है। देश की महिला शक्ति को और महिला मतदाता की शक्ति को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कई जगह जमीनी हकीकत से वाकिफ होते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं। अनुप्रिया जी, बहुत सारी महिलाओं का छोटे शहरों में मुद्दा होता है सुरक्षा का। संध्या ढलते ही घर से बाहर निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। कभी किसी सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, ये वो आरोप लगाती है। ये मेरा खुद का कहना नहीं है, ये उन्होंने ऑन माइक ऑन कैमरा कहा है कि हाँ 2017 से इस तरह की घटनाएं कम जरूर हुई हैं योगी सरकार के शासनकाल में, लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं हुई हैं। नेहा जी, मैं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में एक बात जरूर कहूंगी। ये सच है कि महिलाओं की सुरक्षा को हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस देश में अभी तक बना नहीं पाए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि कहीं न कहीं हमारी अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सदियों से चली आ रही है, जहां पे महिला को एक दोयम दर्जे का हम नागरिक मानते हैं, वो सोशल माइंडसेट भी महिलाओं की सुरक्षा के जो तमाम प्रश्न हैं उनको खड़ा करता है। तो ये एक महिला की सुरक्षा का जब विषय आता है तो मैं समझती हूँ कि राजनीतिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि धीरे धीरे ये परिवर्तन धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे समाज ज्यादा शिक्षित होगा, जागरूक होगा,
ऐसा नहीं है कि समाज बदला नहीं है, समाज बदला है, अभी और बदलना बाकी है और बदलेगा। तो बदल रहा सामाजिक है। ताना बाना और शिक्षा दो महत्वपूर्ण वजह सामाजिक ताना बाना भी बदलना है, जो शिक्षा के साथ, एक्सपोजर के साथ बदलेगा। और राजनेताओं की भी जो संवेदनशीलता है, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ेगी। और महिलाएं भी आएंगी तो और मजबूती से बढ़ेगी, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ। खास तौर पर कई जगहों पर तो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जब मैंने सवाल किया तो महिलाएं कुछ बोलना चाह रही थी और बोलते बोलते रुक गईं। कहीं ना कहीं डर का भाव अभी भी महिलाओं के अंदर है कि कुछ वो अपनी राय रखेंगी तो स्वेच्छा से नहीं रख सकती, उस पर भी किसी का दबाव थोपा होगा। देखिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन का विषय नहीं होता है। अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने में, एक पूरे वातावरण को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने में लंबा समय लगता है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तो आशावादी हूँ। समाज बदला है, आप और हम महिलाएं ही तो है ना। यहाँ आप एक इतने प्रमुख चैनल की एंकर हैं, मैं आज देश की राजनीति में हूँ, मोदी सरकार में मंत्री हूँ। ये बदलाव का ही तो संकेत है। समय बदल रहा है, देश बदल रहा है और देश बहुत बेहतर हो रहा है और हमारी महिलाएं भी धीरे धीरे और बेहतर स्थिति में आती जा रही हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। पीछे अभी अभी जो हमने देखा दृश्य, हालांकि हम मणिकर्णिका घाट के नजदीक पहुंच गए, लेकिन उससे पहले जब हम घाटों का दृश्य देख रहे थे तो आरती का समय अभी अभी खत्म हुआ है। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला चुनाव आपके लिए और आपकी जो गठबंधन की सरकार है उसके लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।